अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ जी आज इंडिया से हमें ज्वाइन किया है इंडियन जर्नलिस्ट आशीष सिंह जी ने। बहुत शुक्रिया आशीष कि आज आपने ज्वाइन किया। और जी, और आज Thank हम you. Thank आशीष you for बात inviting कर me. थैंक यू सो मच। और आज हम आशीष बात करेंगे कश्मीर की। 5 अगस्त आ रहा है, आपको पता है एक हंगामा था 2 साल पहले, और उस वक्त से लेके अभी तक क्या चेंजेस आए हैं, आपको क्या लग रहा है? क्योंकि पाकिस्तान तो अभी भी, आज भी मैं देख रही थी शाह महमूद कुरैशी साहब की स्टेटमेंट्स आ रही थी कि हम कश्मीर के साथ खड़े हैं और कश्मीर में जुल्म हो रहा है, और वही सारी बातें जो पहले होती थी वही हम अभी तक सुन रहे हैं। तो क्या वही कुछ है या आगे कुछ बढ़ गया है, कुछ बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, जाया जा सकता है? और एक चीज़ और साथ ही हम जो दूसरा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो भी कश्मीर से ही रिलेटेड है, और वो है पाकिस्तान की साइड पे जो कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर। वहाँ पे आप जानते हैं कि एक टूर्नामेंट यहाँ पे अरेंज किया जा रहा है क्रिकेट को लेकर, और बड़ा हंगामा है केपीएल के नाम से। और ये कहा जा रहा है कि इंडिया खुश नहीं है, इंडियन मीडिया उस पर कई डिबेट्स भी कर चुका है। और बहुत आप लोगों को क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही है? खेलने दे बच्चों को, अगर कोई खेलना चाह रहा है तो। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले 5 अगस्त पे चलते हैं। So Razu, anything related to cricket or Kashmir? So obviously Indian media में debate होगी, but as you mentioned, first thing first, 5th अगस्त को लेकर second anniversary अब हम मनाने की तैयारी कर रहे हैं. Abrogation of 370 and 35A. देखिए, जो आपने बेनिफिट्स पूछे, मैं सबसे पहले उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा कि क्या कुछ बदला है ऑन ग्राउंड 370 और 35A के बाद में. इसे ना दो पार्ट में जरूर देखना चाहिए, चाहे वो इंडियन हो, पाकिस्तानी या फिर कोई भी थर्ड न्यूट्रल पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है. एक तो शॉर्ट टर्म इमीडिएट गेन्स और दूसरे लॉन्ग टर्म गेन्स. 370 और 35A के एब्रोगेशन के बाद से जो लोकल कश्मीरियों को फायदा होगा वो प्राइमरीली लॉन्ग टर्म ज्यादा है, लेकिन शॉर्ट टर्म में भी उसके इफेक्ट दिखने शुरू हो गए हैं. फॉर एग्जांपल आप देखिए कि स्टोन पेल्टिंग की इंस्टेंसेस जो कि आई एम श्योर आप और मैं बहुत ओकेजनली फ्रीक्वेंटली देखते थे, अब नहीं दिखती. आप टेरर एक्टिविटीज देखिए, बहुत कम हो गई है. लेकिन 370 और 35A का क्या डायरेक्ट एंड ओनली मिलिट्री एंड सिक्योरिटी रिलेटेड डिसीजन था? नहीं, उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स थे. इकोनॉमी, सोशियोलॉजी, जेंडर इक्वालिटी, स्पेसिफिकली द वुमेन एम्पावरमेंट, द एजुकेशन, द इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर चीजें आप और मैं जानते हैं कि कहीं पे भी हो, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान नहीं, कहीं भी हो, कोई 6 महीने और 1 साल वाली बात नहीं. सो प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं. अनफॉर्चुनेटली 370 और 35A के तुरंत बाद में पिछले 1.5 साल से पूरा वर्ल्ड पेंडेमिक देख रहा है, तो जो कुछ प्लान्स थे वो थोड़े से स्लो हो गए हैं इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन ऑन ग्राउंड. लेकिन इमीडिएट इफेक्ट्स में आप देखिए, महिलाओं को आज वही हक मिल रहा है जम्मू कश्मीर में जो कि इंडिया में कहीं पर भी मिल सकता था. पहले आपको पता होगा कि किसी महिला को वहां पर अपने फादर के प्रॉपर्टी में राइट्स नहीं मिल पाते थे, लैंड रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज थे. जो सोशल बेनिफिट्स है, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ. इंडियन गवर्नमेंट का एक एक्ट है, वो कोई सरकार ने ले लाया, मनमोहन सिंह की सरकार ने, कांग्रेस गवर्नमेंट ने लाया था, राइट टू एजुकेशन. उसके तहत क्योंकि वो JNK में एप्लीकेबल नहीं हो रहा था, तो वहां पर बच्चों को अच्छे बड़े अमीर स्कूल जिसे कहते हैं वहां पर एडमिशंस नहीं मिल पा रहे थे. RTE के अंतर्गत आपको सारी जगह पे पूरे इंडिया में ये कंपल्शन है कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि अगर कोई नजदीक है या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हो, उन सभी को अच्छे और बड़े स्कूलों में एडमिशन, स्पेसिफिक परसेंटेज है कि उसे रिजर्व रखना ही रखना है आपको. सारी की सारी सीटें अमीरों के लिए और डोनेशंस पर नहीं होंगी, तो उसका बेनिफिट मिल रहा है. जो एप्पल के फार्मर्स हैं, बाकी जो फार्मर्स हैं, उन सबको बेनिफिट्स दिखना शुरू हो गया है. एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, आज इंडिया में अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर और एकेडमिक का कॉम्बिनेशन देखेंगे तो दो सबसे बड़े नाम आते हैं. एक तो आता है IIMs, IITs, और दूसरे आते हैं एम्स. जम्मू कश्मीर में वो बड़े हॉस्पिटल्स बन रहे हैं. एम्स के अंदर में, एम्स इज बेसिकली ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, जो कि न केवल इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में रिनाउंड है. तो उसमें वहां पर आया है. IITs, IIMs के प्लान चल रहे हैं. काफी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है. ये शॉर्ट टर्म रही वाली बात. लेकिन लॉन्ग टर्म में प्राइमरली उसके इफेक्ट दिखने शुरू होंगे, क्योंकि 370 और 35A का मिलिट्री के अलावा बहुत कुछ डायरेक्ट इम्पैक्ट सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिकल एंड दी जेंडर इक्वालिटी एस्पेक्ट्स पे जाता है, जो कि 1-2 साल, मैं कहता हूँ 5 साल में भी नहीं आता. उसे थोड़ा समय लगता है, हाफ जनरेशन, 1 जनरेशन, उसके बाद में उसके इफेक्ट दिखने शुरू होते हैं. लेकिन इमीडिएटली जो आपने पूछा कि
क्या कुछ इम्पैक्ट हुआ है? साफ साफ है, स्टोन बिल्डिंग्स तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है वहाँ पर, और टेरर एक्टिविटीज काफी ज्यादा कम हो गई हैं। जाहिर सी बात है कि काफी इम्पैक्ट पड़ रहा है सोशल और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, हर जगह पे टेरर एक्टिविटीज का एक मेन रीजन, मेन ओनली रीजन नहीं कहूंगा, पर मेन रीजन होता है जब अनएम्प्लॉयमेंट होती है, जब पॉवर्टी होती है, जब लोकल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक नहीं रहती है। ये सब चीजें जब हट जाती हैं तो एक बाय एंड लार्जर फैक्टर में, चाहे वो इंडिया और पाकिस्तान हो या फिर कोई भी और कोना इस दुनिया का, ये सब फैक्टर्स जब हटने शुरू होते हैं तो ऑटोमेटिकली वहां पर लॉ एंड ऑर्डर, टेररिज्म एक्टिविटीज ये काफी ज्यादा कम हो जाती है, तो वो दिखने शुरू हो गई है। आप लोकल लेवल पर लोगों से पूछिए, दे आर लाइकिंग इट मच मोर, दे आर एंजॉयिंग इट मच मोर, द सिचुएशन इज मच बेटर देयर। चाहे वो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, आज कोई भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी जाकर, आज मैं जाकर वहां पर एक कश्मीर में एक बड़ा रिसोर्ट खोल सकता हूँ, आज मैं जाके एप्पल की फार्मिंग कर सकता हूँ, पहले नहीं थी, वो सब एस्पेक्ट्स नहीं थे जो कुछ इंडिया में है। मैं इसलिए स्पेसिफिकली आपको बैकग्राउंड दे रहा था so that I can reach to the conclusion part. Arzu, India is the world's fastest growing major economy in the world. और कंसिस्टेंसी दिखी है उसमें, कोई आज 2020 से 21 की बात नहीं है, पिछले कई सालों से है। और जो IMF का, वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्शंस हैं, वो भी दिखा रहे हैं कि अगले कुछ और सालों तक कम से कम जितना वो प्रोजेक्ट कर सकते हैं, डिस्पाइट पेंडेमिक, इंडिया इज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। अभी सेकेंड वेव की वजह से 2 डिजिट से सिंगल डिजिट में आ गया प्रोजेक्शन, वरना फर्स्ट वेव के बाद में तो इंडिया का प्रोजेक्शन 2 डिजिट में था, 12+% पर था। दैट वाज द लेवल ऑफ जीडीपी ग्रोथ इंडिया वाज विटनेसिंग। पर 370 और 35A की वजह से कश्मीर आइसोलेट हो रहा था, बिकॉज वो लीगल फ्रेमवर्क, वो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, वो सोशल फ्रेमवर्क, वो जो लॉज हैं वहां पर एप्लीकेबल नहीं हो रहे थे। तो जिस स्पीड से पूरा इंडिया बढ़ रहा है उसी स्पीड से कश्मीर भी बढ़ेगा। लेकिन आशीष, जब हम किसी इंडियन चैनल पे जाते हैं, कोई डिबेट होती है और अगर वहां पे कोई कश्मीरी हो, सबके नाम तो मुझे नहीं आते लेकिन फिर भी माजिद हैदरी शायद एक हैं, और इसी तरह से और कई लोग हैं, जब वो आते हैं वो अभी तक नाराज क्यों लगते हैं? ऐसा क्यों है कि वो इंडियन गवर्नमेंट से नाराज लगते हैं? वो अभी भी यही बात करते हैं कि वो खुश नहीं है और वो चाहते हैं कि दोबारा से पहले वाली पोजीशन पे कश्मीर को लेके जाया जाए। ऐसा क्यों कहते हैं आप लोग? कभी आपने इसके ऊपर बात की है आप लोगों ने, या गवर्नमेंट ने कभी चेक किया है कि उनको जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व की जाए, बजाय इसके कि आप हर ब्लेम पाकिस्तान पे डालें? उनका नाराज होना आरजू अंडरस्टूड है और एक्सेप्टेबल भी है। नाराज नहीं होंगे तो दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए आप जो बोल रहे हैं कि उनसे चेक कीजिए, देखिए अब आप जैसे एग्जांपल दे रही है, हर रोज शाम को डिबेट पे हम चेक कर रहे हैं, हर चैनल चेक कर रहा है, भाई कैसे आपकी नाराजगी दूर हो, क्या नाराजगी है, बुरी नहीं हो रही है, दुकान बंद हो जाएगी आरजू। ये एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली। इन ऐसे बहुत सारी दुकानें हैं जो कश्मीर के नाम पे चलती है, वो दुकानें बंद हो जाएंगी तो वो नाराज है, कोई बात नहीं। क्या बोलने नहीं मिल रहा है, क्या सुनना नहीं जा रहा उनका? सब जगह तो सुना गया, क्या सुप्रीम कोर्ट में नहीं सुना गया? इंडियन सुप्रीम कोर्ट में क्या, पार्लियामेंट में नहीं सुना गया? क्या इस पर डिस्कशन नहीं हुआ है? क्या ऑन ग्राउंड रियलिटीज अलग हैं? ये नाराजगी के जो आप रेफरेंस दे रहे हैं ये तो होंगे ही होंगे, और बल्कि और नाराजगी बढ़ते जाएगी जैसे जैसे कश्मीर की हालत सुधरते जाएगी। और वो केवल कश्मीर वाली पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, आप कहीं पर भी देखिए, कहीं का कोई नेता होगा ना, वो नहीं चाहेगा कि उसकी वोट बैंक है ना बहुत ज्यादा, या फिर जो उसका लोकल पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा एजुकेटेड हो, बहुत ज्यादा लिटरेट हो, बहुत ज्यादा समझदार हो, क्योंकि वो ज्यादा समझदार हो जाएगा ना तो फिर उसको वोट नहीं देगा। इसीलिए इस तरह की जो दुकानें जो पिछले कई दशकों से, डिकेड से चलती आ रही हैं, हाफ अ सेंचुरी से ज्यादा हो गया, और वो इस तरह की दुकानें फैमिलीज ही चला रही थी, मुफ्तीज एंड द अब्दुल्लाज, यही चलाए जा रहे हैं। दे डिड नॉट वांट, इट सूटेड देयर नरेशन, इट सूटेड देयर एनवायरनमेंट। तो ऐसे सभी लोगों को जो आज एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में है या फिर जो आने की कोशिश कर रहे हैं, इन लोगों को ये चेंजेस पसंद बिल्कुल नहीं आएंगे और कभी नहीं आएंगे, क्योंकि वो बहुत कंफर्टेबली चल रहे थे। क्या इससे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट को हजारों करोड़ रुपए का फंड एनुअल लेवल पे जाता था? कहाँ दिख रहा था ऑन ग्राउंड? क्योंकि आप स्पेसिफिक लॉज लेके बैठे हैं, स्पेसिफिक फ्रेमवर्क लेके बैठे हैं, तो नहीं हो पा रहे थे। अब वो होने शुरू हो रहे हैं। तो जिन लोगों को बहुत सूट कर रहा था अब तक की सिचुएशन, जो 2 साल के पहले की सिचुएशन थी, उन्हें नाराजगी होगी। पर मैंने जैसा कहा कि वो एक्सेप्टेबल भी है, अंडरस्टूड भी है, वो अपनी नाराजगी जाहिर करते रहे, हम और शोज करते रहेंगे, वो और अपनी बातें रखते रहेंगे, हम लोगों तक पहुंच रही है ना उनकी बातें,
क्या उन्हें बोलने नहीं मिल रहा है? आप अगर डिबेट कर रही हैं, आप वहां से पाकिस्तान से जुड़ रही हैं, यहाँ से कश्मीर से वो जुड़ रहे हैं, न्यू दिल्ली से वो जुड़ रहे हैं, बातें सुनी जा रही है उनकी। अगर उनकी बातों में सच्चाई होगी तो कश्मीर के लोग रास्ते पर आ जाएंगे। कोई नहीं आ रहा है, सब खुश है। एक चीज और मुझे आशीष बताइएगा, खैर इस बात का ताल्लुक कश्मीर से नहीं है मगर इंडिया से जरूर है, कि कुछ डिबेट्स मैंने ऐसी भी देखी जिसमें या कुछ न्यूज मैंने टीवी के ऊपर ही, इंडियन टीवी पे ऐसी भी देखी जिसमें कई दूसरे लोग जो हैं वो, यानी जो कहने से पॉलिटिशियंस हैं, वो ये कह रहे हैं कि मोदी जी की जगह किसी और को प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। कई लोगों को ये शिकायत है कि आप लोग की इकोनॉमी गिर गई है, कोरोना हैंडल नहीं हो पाया, और इस तरह की कई चीजें जो है अब जो है एक एक करके नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जो है वो इस तरह के एलिगेशंस आ रहे हैं। तो आपको भी लगता है कि हाँ ऐसा होना चाहिए, उन्हीं की पार्टी से किसी और को प्राइम मिनिस्टर बन जाना चाहिए और उनसे सब कुछ हैंडल नहीं हो रहा? देखो, दो बातें हैं आरजू। अगर इस तरह से पहले बात हम देखें कि क्या बेटर सिचुएशन हैंडल हुई है या फिर बेहतर तरीके से और बेहतर तरीके से हो सकती थी पिछले 1.5 सालों की, अगर हम बात करें पेंडेमिक में, तो ये क्वेश्चन जो है ना आरजू, ये पूरे वर्ल्ड में उठ रहा है उनके रिस्पेक्टिव लीडर को लेकर। आई एम श्योर पाकिस्तान में भी उठता होगा, व्हाट इमरान खान कुड हैव डन बेटर, or what Pakistani army or ISI to actually be in the power center could have done better in the pandemic time. और जर्मनी में चले जाइए, साउथ अफ्रीका में चले जाइए, ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, यूएस, यूके, कहीं भी चले जाइए, ये तो डेमोक्रेटिक कंट्री जो जो है वहां पर ये क्वेश्चन उठते हैं और ये लाजमी भी है। तो क्या नरेंद्र मोदी पे इस तरह के क्वेश्चन उठे? बिल्कुल उठे और लाजमी भी है। क्यों नहीं क्वेश्चन होना चाहिए कि क्या आप बेहतर कर सकते थे? लेकिन अगर आप मुझे पूछेंगे कि क्या कोई और लीडर बीजेपी में या फिर एनडीए में उनसे बेहतर परफॉर्म कर सकता था, ये अभी के सिचुएशन में मुझे नहीं लगता कि एनीवन इवन क्लोज टू नरेंद्र मोदीज कैपेबिलिटी कि वो सिचुएशंस को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकता था। तो अभी के सिचुएशन में जो भी एनडीए और बीजेपी के लीडर्स हैं, उनमें तो ही इज ऑब्वियसली द मोस्ट पावरफुल, द मोस्ट आई वुड से विजन पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू, पब्लिक कनेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू, जिस तरह से उन्होंने लोगों को लेके स्टेप्स उठाए, मिलिट्री को इन्वॉल्व किया, डीआरडीओ, मुझे याद है कि मीडिया चैनल से लेके रेडियो चैनल्स तक, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनसे लेके एनजीओ तक, सबसे बात की किस तरह से चीजों को बेहतर किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन उठना कि समथिंग कुड हैव बीन डन बेटर इज अ नेचुरल एंड वर्ल्ड वाइड फिनोमिना इन द एंटायर पेंडेमिक टाइम, बट इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट मुझे लगता है कि अभी मोदी से बेहतर कोई भी नजदीक भी नहीं है। अगर कोई आप बोले कि नंबर 2 शायद ये हो सकता, नंबर 3 मुझे दूर दूर तक नहीं दिखता कि इनको कोई रिप्लेस करके सिचुएशन बेहतर कर सकता था। पब्लिक की नाराजगी, पॉलिटिशियंस की नाराजगी लाजमी है। जब लोगों की जान जाती है तो ऑब्वियसली, लोगों की जॉब जाती है तो ऑब्वियसली इस तरह के रिएक्शंस आएंगे। पर ये एट द सेम टाइम लोगों को समझ में भी आ रहा है कि ये कोई एक गवर्नमेंट की या फिर एक किसी पार्टी की या फिर किसी एक देश की प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम्स है, थीमेटिक है और वर्ल्ड वाइड है। तो ऐसा कोई अनरेस्ट सा या फिर कोई बहुत ऐसा वो तो नहीं दिखा। थोड़ा सा सेकेंड वेव के पीक के समय, एक्सेप्ट दैट पार्ट, जब ऑक्सीजन की कमी को लेकर, कुछ चीजों को लेकर थोड़ा ज्यादा ग्राउंड लेवल पे अनरेस्ट दिखा था। पर एज आई मेंशन, वो वर्ल्ड वाइड फिनोमिना है। कहीं वैक्सीन को लेके होगा, कहीं ऑक्सीजन को लेके होगा, कहीं रेमडेसिविर और हॉस्पिटल फैसिलिटीज को लेकर होगा, पॉलिसीज को लेकर होगा। वो तो पूरे वर्ल्ड में मुझे देखने मिला। तो ऐसा नहीं है कि कुछ न्यू दिल्ली या फिर इंडिया का स्पेसिफिक है। बेटर, यस, ऑब्वियसली देयर आर ऑलवेज रूम्स फॉर इम्प्रूवमेंट व्हिच कुड हैव बीन डन बेटर, बट एज वी से कि जो है उस चेयर पे, उसे ज्यादा बेहतर पता है इन टर्म्स ऑफ सिचुएशंस। अब एफर्ट लगाने में कोई कमी हुई है, ये मुझे नहीं दिखता। मिलिट्री इतनी ज्यादा लगा दी गई थी, इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट, इंडिया छोड़िए आप, ट्रेन्स लगा दी गई थी, शिप्स, वॉरशिप्स हमारे इस्तेमाल हो रहे थे। 2-2, 3-3 टैंकर्स के लिए, मैं तो मिलिट्री को बहुत क्लोजली कवर करता हूँ आरजू, 2-2, 3-3 खाली क्रायोजेनिक टैंकर्स के लिए यहाँ से लेकर दुबई तक शिप्स आ रही जा रही थी। कम से कम 150, 200, 100 या फिर 1000 टाइम्स फ्यूल जल गया होगा, जितना एज कम्पेयर टू द ऑक्सीजन जो वो लेके आ रहे थे। मिलिट्री के पूरे एफर्ट करें, जो एलसीए तेजस फाइटर जेट है, उसके इक्विपमेंट से किस तरह से छोटे छोटे तौर पर ऑक्सीजन बनाया जा सके। तो एफर्ट तो काफी कुछ लिया गया, एफर्ट में कभी नहीं दिखी। बट यस, प्री प्लानिंग या फिर प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर एस्पेक्ट्स, वो एक एंडलेस क्वेश्चनिंग एस्पेक्ट है, वो सब पर लागू होता है।
नहीं, बिल्कुल ठीक, क्योंकि बहुत लोगों की जॉब्स भी चली गई हैं और कुछ लोगों को तो मैं भी जानती हूँ, जो चाहे वो मीडिया से हो या मीडिया से बाहर हो भारत में, जिनको 1 डेढ़ साल हो गया और अभी तक उनको कोई जॉब नहीं मिल पाई है। तो ऑब्वियसली लोग नाराज़ तो होते होंगे इस तरह की बात पे। लेकिन हम खैर आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे क्रिकेट की। और मुझे जहाँ तक आप पूछे तो मुझे बस इंडिया पाकिस्तान जब साथ खेलता है मैं तभी देखती हूँ, उसके अलावा मुझे इतना कुछ खास समझ नहीं आती क्रिकेट की। लेकिन फिर भी पाकिस्तान में ये रखा गया टूर्नामेंट और बड़ी अच्छी बात है कि थोड़ा हेल्दी एटमॉस्फेयर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे जो बिजनेस कम्युनिटी है वो फंड कर रही है, ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन क्यों भारत परेशान है? और बल्कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने तो ये कहा कि होना तो ये चाहिए था कि यहाँ के जो मैचेस थे वो भारत में भी दिखाए जाते, लेकिन उसके बजाय हमने एक नेगेटिव सा देखा कि रिस्पॉन्स आया और बहुत शोर मच रहा है, अभी तक मचाया जा रहा है। तो ऐसा क्यों है? देखिए, दो बातें हैं आरजू। जहाँ तक रही बात मैचेस दिखाने नहीं दिखाने, वो तो ऑब्वियसली देयर आर लॉट्स ऑफ प्राइवेट चैनल्स और सोशल मीडिया का ज़माना है, अब तो कोई रोक नहीं सकता किसी को। देखिए, आप और मैं पाकिस्तान और इंडिया से बातचीत कर रहे हैं, दिखाने दिखाइए, यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम कीजिए, ट्विटर पे कीजिए, फेसबुक पे कीजिए, दैट्स नॉट एन इशू। इशू ये है कि जब टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात आती है, आप क्या इंडियन गवर्नमेंट ने, क्या बीसीसीआई ने पाकिस्तान की एक जो आपका आईपीएल जैसा हमारा इंडियन प्रीमियर लीग है, वैसे ही आपके यहाँ भी एक क्रिकेट लीग है, उसके पैरेलल इक्विवेलेंट वहां पर शुरू किया गया, जिसमें काफी सारे आपके टीम्स हैं, काफी प्लेयर्स हैं। क्या उस पर ऑब्जेक्शन लिया? नहीं लिया। नहीं। वो कीजिए। हाँ, तो इसलिए नहीं लिया गया ना अर्जुन, क्योंकि कश्मीर इज अ टेरिटोरियल इंटीग्रिटी इशू विद इंडिया, और जब इंडिया उसे कह रहा है कि वो हमारा हिस्सा है और उसको इशू सॉर्ट आउट नहीं हुआ है, चाहे बायलैटरली नहीं हुआ है, इंटरनेशनली नहीं हुआ है, तो फिर आप उस जमीन पर आप किस तरह से अलग से कोई प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं? केवल क्रिकेट नहीं है, जिसको आप पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखिए। सीपेक प्रोजेक्ट को भी लेकर, जो चाइनीज प्रोजेक्ट है, वन बेल्ट वन रोड, बीआरआई, सीपेक प्रोजेक्ट, इसको लेकर इंडिया ने कभी इशू उठाया नहीं। ओनली पोर्शन जहां पर वो प्रोजेक्ट कश्मीर से होके जा रहा है, तो वो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का इशू है। वहां पर कुछ भी, चाहे आप इंडस्ट्री वाली चीजें करिए, क्रिकेट कर लीजिए, फुटबॉल कर लीजिए, या फिर कोई घरेलू टूर्नामेंट कर लीजिए, अगर आप उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेके जाएंगे तो वो डिफॉल्ट थीम है, वो एक इंटीग्रिटी का इशू है। तो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी कोई भी कंट्री नहीं चाहेगी कि इस तरह से हो। इसीलिए जब अगर कोई अपनी जमीन पे कुछ और ऑर्गेनाइज करेगा, तो फिर बीसीसीआई क्या, मीडिया क्या, गवर्नमेंट क्या, सभी क्वेश्चन करेंगे उसको। इट्स नेचुरल। तो खाली क्रिकेट को लेकर है ऐसा नहीं है। जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो पाकिस्तान का क्रिकेट लीग चल रहा है, कोई खास इकोनॉमिकली या पॉपुलैरिटी वाइज कर नहीं पाया है इंटरनेशनली एज कम्पेयर टू आईपीएल। मुझे समझ नहीं आता कि जो चीज ऑलरेडी आपने बनाई है एक नेशनल लेवल पर, आप उसे और बेहतर कीजिए। एक आप नेशनल लेवल वाली चीज तो इतने अच्छे से सक्सेसफुल कर नहीं पाए, तो फिर आप एक रीजनल लेवल वाली चीज कैसे कर लेंगे? दैट शोज कि आपके लिए ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड इशू है। और जो आप चेहरे देखिए, जैसे कि शाहिद अफरीदी जो चेहरा है, उन्होंने अपनी खुद की बेटी को, उनका खुद का स्टेटमेंट है कि अपनी बेटी को माना आउटडोर स्पोर्ट नहीं खेलने देगा। आप बताइए, ऐसे ब्रांड आइकन्स आपने कश्मीर प्रीमियर लीग के बना के रखे, जो अपनी बेटी को नहीं, बाहर नहीं खेलना, आपने घर में कौन सा क्रिकेट हो जाएगा? ये आइकन्स है। अगर आप ऐसे आइकन्स बना के कश्मीर के लिए एक वहां पर पीओके में अगर आप ये लीग ऑर्गेनाइज करेंगे, तो वहां की विमेन एंड चिल्ड्रन का क्या होगा? आई फेल टू अंडरस्टैंड इस तरह की चीजें। तो बल्कि पीओके में जितने भी विमेन एंड चिल्ड्रन हैं, उनको और ज्यादा सॉलिड करेंगे उनके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को, कि बस इस तरह के लोग हमें आइकन्स नहीं चाहिए। इस तरह के लोग अगर हैं तो विमेन एंड चिल्ड्रन बी सप्रेस्ड। तो यहाँ पर तो एक लोकल इशू है, मुझे लगता है, जो आप लोगों को सोचने की जरूरत है। शोएब अख्तर को देखिए, शोएब अख्तर ने खुद ही ट्वीट किया, अभी 1-2 दिन पुरानी बात है। क्या कहा उन्होंने कि बॉस, आपने पीसीबी ने तो अपने खिलाड़ियों को तो एनओसी दिया नहीं, अपने खिलाड़ियों को तो वहां पे खेलने की पूरी फॉर्मेलिटीज और प्रोसीजर तो किया नहीं। आप चले गए हर्षल गिब्स और फलाना ढिमका के पास में। हर्षल गिब्स कौन है? वो चीखेंगे चिल्लाएंगे जब भी बीसीसीआई के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ कुछ होगा। वो क्रिकेट खिलाड़ी है जो हांसी क्रोनिया के साथ में मैच फिक्सिंग में, इन्वेस्टिगेशन में उनके खिलाफ एलिगेशन लगी थी, और उस समय पे इंडियन गवर्नमेंट और बीसीसीआई से उनको जो सपोर्ट एक्सपेक्टेड था वो नहीं मिला, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर अपना प्रोसीजर फॉलो कर रहा था। इंडिया के रिलेटेड आप कुछ भी पूछ लीजिए हर्षल गिब्स से, वो आपको हमेशा एंटी इंडिया, एंटी बीसीसीआई ओपिनियन ही देते हुए दिखाई देंगे।
बट द इशू इज, आप पाकिस्तानी जो क्रिकेट लीग है उसको तो ठीक कर लीजिए, उसको तो इकोनॉमिकली, मॉडल वाइज, स्पोर्ट्स इकोसिस्टम वाइज उसको बेहतर कर लीजिए। रीजन वाला कहाँ कर रहे हैं, नेशनल वाला तो हो ही नहीं पाया ठीक से, एक रीजन को लेके कितना अच्छा कर लेंगे। देखिए आशीष, यहाँ पे एक दो चीजें ऐसी हैं जिसमें मैं आपसे एग्री नहीं करूंगी। उसमें एक तो ये कि कश्मीर जो है, जो आप लोग कहते हैं कि कश्मीर हिंदुस्तान का है और ये हमारा मतलब हमारी जमीन पे मैच करा रहे हैं, ऐसा नहीं है। अभी तक जो हिस्सा पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान यही मानता है कि वो पाकिस्तान का है, और जो भारत का है उसके ऊपर अभी तक आपको मालूम है कि कोई किसी किस्म का कोई डिसीजन नहीं हो पाया है। जब तक ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है तो इसमें दोनों कंट्रीज में से मेरे ख्याल है कोई भी ये दावा नहीं कर सकता है। जिसके पास जो है वो उसको अपना ही समझता है। अब आप लोग जो हैं वो कभी गिलगित बल्तिस्तान का वेदर बताते हैं, कभी कहते हैं कि ये भी हम ले लेंगे, और इस तरह की। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम जम्मू कश्मीर ले लेंगे, हमने सिर्फ ये कहा कि हम उसको आज़ाद करवा देंगे। हम हमेशा वहाँ के लोगों की बात करते हैं, वहाँ की ज़मीन की बात नहीं करते। लेकिन जैसे आप वहाँ पे आपने 370 हटा दी आप लोगों ने, और जो भी डेवलपमेंट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें पाकिस्तान को कोई राइट नहीं है बात करने का। इसी तरह से अगर पाकिस्तान की तरफ जो कश्मीर है, जिसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, तो वहाँ पे अगर हम मैचेस करवाएं या हम उसको हाईलाइट करें दुनिया के सामने, या कुछ भी समझ लें आप, वहाँ के लोगों के लिए कोई काम करें, तो मेरा ख्याल उसमें ऑब्जेक्शन तो नहीं होना चाहिए आपको। दो चीजें आप दो, पहली बात तो मानना है, मानिए, मानने में होने में बहुत फर्क है। हम भी कुछ मान सकते हैं, आप भी कुछ मान सकते हैं, बट इट्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी इशू, तो वो तो जो भी इंडियन है या फिर जो भी पाकिस्तानी है अपने पॉइंट ऑफ व्यूज अपने मान सकता है। लेकिन वो इशू सॉर्ट आउट नहीं हुआ है बायलैटरली इंटरनेशनली, ये फैक्चुअल है। तो इस फैक्चुअल बेसिस पर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई चीज डिस्प्यूटेड है और वहां पर नहीं हुआ है, तो फिर आप जबरदस्ती उसमें घुस के क्यों करने की कुछ कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात आप जानती, इंडियन आर्मी आपको पता है कश्मीर में यहाँ पर एक क्रिकेट लीग कराती है, विच हैज प्रोड्यूस बेटर स्पोर्ट्समैन, और ज्यादा बेहतर प्लेटफॉर्म मिलता है कश्मीरियों को। हम तो नहीं गए, बीसीसीआई तो गया नहीं आईसीसी के पास कि वहां पर उसे इंटरनेशनल रिकग्निशन दे दीजिए। आपको पता है कि इकोनॉमिकली, स्पोर्ट्स इकोसिस्टम वाइज इंडिया में एक क्रिकेट लीग बहुत बेहतर तरीके से इन अ मच बेटर मैनर हैज मोर इकोसिस्टम टू डेवलप फास्टर एनी क्रिकेट लीग। यहाँ पर बहुत, चाहे टेलीविजन देख लीजिए, एडवर्टाइजमेंट देख लीजिए, स्पोर्ट्समैन देख लीजिए, अकेडमीज देख लीजिए, हर पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे। इंडियन आर्मी तो गई नहीं में रिकग्निशन लेने के लिए या फिर उसको और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ा करने के लिए। वो लीग हो रही है वहां पर, लोकली अपना खेला जा रहा है। प्रॉब्लम इज कि जब आप जाएंगे उसको इंटरनेशनली रिकग्नाइज करने, बाकी अपना गिल्ली डंडा लेके या बैट बॉल लेके खेलते रहिए, कौन रोक रहा है। जैसे यहाँ पे खेला जा रहा है वैसे वहां पे खेला जाएगा। अब इमरान खान को लग रहा है कि नहीं नहीं हम वहां पे इंटरनेशनल रिकग्निशन लेंगे, तो ले लीजिए, रोका थोड़ी जा रहा है। लेकिन अगर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन उठेंगे तो इंडिया की जो भी ताकत होगी, चाहे वो बीसीसीआई हो, आईसीसी हो, पॉलिटिकल हो, लीगल हो, वो तो राइट्स एक्सरसाइज किए ही जाएंगे। अगर इंटरनेशनल खिलाड़ी को लगता है, जैसे कि वो आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ इंडियन ओरिजिन इंग्लैंड स्पिनर मॉन्टी, सॉरी आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, ही आल्सो मेंशन्ड, जो उन्होंने उस लीग से पुल आउट कर लिया। स्पिनर, ही प्लेज फ्रॉम इंग्लैंड, ही इज ओरिजिनली ए सरदार पंजाबी, बट उन्होंने कहा कि मुझे नहीं खेलना, मुझे इसमें पढ़ना नहीं है। तो आप कर लीजिए ना ऑर्गेनाइज, पर आप ये सोचेंगे कि नहीं इंडिया आह तक ना करे, चूं से चा भी ना करे, क्यों नहीं करे। आप ऑर्गेनाइज कीजिए, अगर आपको इंटरनेशनली सपोर्ट मिल रहा है तो कर लीजिए। और वो इंटरनेशनली क्रिकेट उसका मकसद है नहीं। शाहिद अफरीदी को लगता है कि एक क्रिकेटर बन गया, दूसरा क्रिकेटर भी प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। बन जाइए, अपनी बेटी को तो आप बोल रहे हैं कि घर में बंद रहिए, बाहर मत जाइए, और आपको देश का मतलब प्रधानमंत्री बनना है, बड़ा आइकन बनना है, बन लीजिए, कौन रोक रहा है। लेकिन इंडिया रिएक्ट ना करे, ये तो मतलब अनफेयर होगा। हम तो करेंगे रिएक्ट, हमारा जो पावर होगा, जो एक्सरसाइज हो सकती है हम करेंगे अपने राइट्स एक्सरसाइज। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन मैं भी वही कह रही हूँ कि पाकिस्तान अभी तक यही कहता आया है कि जो हमारी साइड पे कश्मीर है वो हमारा है, हम जो मर्जी उसमें करें। लेकिन एक चीज लास्ट में मैं ये पूछना चाहूंगी कि कल भी मैं एक डिबेट में थी और उसमें इनफैक्ट दो तीन कश्मीर साइड के लोग थे आपकी तरफ के, और वो ये बात कर रहे थे कि जब पाकिस्तान के बिजनेस कम्युनिटी जो है इस तरह की फंडिंग करके और ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर सकती है, तो आपकी तरफ के कश्मीर में ऐसा क्यों नहीं होता। तो आपके लोग तो खुद ये चाहते हैं कि वहां पर भी कोई इसी तरह का क्रिकेट या स्पोर्ट्स का कोई इवेंट हो और लोग देखे, तो मतलब लोग पीसफुली रहना चाहते हैं ना। ये झगड़ा तो बड़ा टाइम से चला आ रहा है, और मेरे ख्याल है अगर यही हाल रहा
तो अगले 70 साल और हम यही करने वाले हैं। लेकिन वहाँ के लोग भी जो है इस चीज को, यानी जो कश्मीर के लोग हैं, इंडियन साइड कश्मीर के, वो इस चीज को अप्रिशिएट कर रहे थे कि जी ये अच्छा हो रहा है। आरजू, आईपीएल ऑर्गेनाइज करता है, यहाँ पे हजारों करोड़ रुपए की एक एक टीम है, करोड़ों रुपए एक एक प्लेयर ले जाते हैं, और आप बोल रहे हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं और नहीं, कश्मीर की बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली मैं कश्मीर। कश्मीर पर ही आ रहा हूँ कि यहाँ पर जो हाँ। इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वहाँ पे मैं आपको बताऊं, यूसुफ पठान, इरफान पठान से लेके बहुत सारे क्रिकेटर्स कश्मीर में एकेडमी चलाना, लीग चलाना, स्पोर्ट्स सिस्टम, इकोसिस्टम बनाना, सब है। आप अगर इंटरनेशनली बहुत सारे, अभी ओलंपिक चल रहा है, आप देख लीजिए वहां पर कितना इंडियन स्पोर्ट्स का इकोसिस्टम है जो कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू वहां पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। कश्मीर में इंडियन आर्मी में आपको इसके पहले वाले आंसर में दिया कि इंडियन आर्मी एक लीग करती है वहां पर सारे कश्मीरीज compete करते हैं। एंड एज आई मेंशन आपके लास्ट क्वेश्चन के आंसर में, some of the best of the cricketing talents emerge from that particular league। पर वो ढोल नगाड़े पीट के वहां पर शोर करके आईसीसी के पास नहीं जा रहे हैं। वहां पर एकेडमीज नहीं है क्या? वहां पर बिल्कुल एकेडमीज है। वहां पर क्या बॉलीवुड का इकोसिस्टम नहीं है? बिल्कुल है। वहां पर क्या म्यूजिक का इकोसिस्टम नहीं है? मैं ये 3-4 चीजें स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ क्योंकि वो इंडिया की सॉफ्ट पावर से इंटरनेशनली रिकग्नाइज चीजें हैं, चाहे वो बॉलीवुड हो, स्पोर्ट्स हो, म्यूजिक हो। इसको लेकर वहां पर कश्मीर में नहीं है? बिल्कुल है, बहुत ज्यादा है। बहुत सारे कश्मीरी क्रिकेटर्स नेशनल लेवल पर खेल चुके हैं, बहुत सारे कश्मीरी क्रिकेटर्स आईपीएल में खेल चुके हैं, बहुत सारे कश्मीरी प्लेयर्स compete करते हैं नेशनल लेवल पे ओलंपिक्स में जाने के लिए। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली अगर कश्मीर से कोई नाम बड़ा गया है कि नहीं, बिकॉज आई डोंट रिमेंबर मोस्ट ऑफ द नेम्स ऑफ द इंडियन कंटिजेंट रिप्रेजेंटिंग इन ओलंपिक। बट कश्मीर से स्पोर्ट्स का इकोसिस्टम नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है, ये तो गलत है। कश्मीर के बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं, कश्मीर के बहुत सारे स्पोर्ट्स इकोसिस्टम के जो प्लेटफॉर्म है वो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन कोई ढोल नगाड़े पीट के उसको ओलंपिक फेडरेशन और इंटरनेशनल लेवल पे आईसीसी के पास नहीं जा रहा है। ये मकसद दिखाता है। मकसद ये दिखाता है कि आपने ढोल नगाड़े पीट के कश्मीर मुद्दा है, क्रिकेट मुद्दा नहीं है। क्रिकेट मुद्दा होता तो फिर जो आपका प्रीमियर लीग है, क्रिकेट लीग है पाकिस्तान का, उसको तो बेहतर कर लेते हैं। मुझे वो बताइए उसमें कितने आपके इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं? मैं आपको अभी एक आरजू आपके व्यूअर्स को एक डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा। वो डॉक्यूमेंट क्या है? पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड श्रीलंकन गवर्नमेंट को कुछ पैसे डोनेट कर रहा है ताकि वो अपने प्लेयर्स को अलाउ कर सके। अब बताइए आपको इस लेवल पर नीचे गिरना पड़ रहा है कि नहीं बॉस, पैसे देके स्पोर्ट्समैन लेके आओ। वो आपको पता है अमाउंट कितना है? अमाउंट है 2.25 करोड़ इंडियन रुपीज। उतने रुपए में ना दिल्ली में एक फ्लैट भी नहीं आता, कोठी और बंगलो तो छोड़ दीजिए, फ्लैट भी नहीं आता। इतना सा अमाउंट देके बोला जा रहा है कि श्रीलंका से कि यहाँ पे आ जाइए, अपने प्लेयर्स को भेज दीजिए, क्योंकि आपको कश्मीर को मुद्दा बना के रखना है। अदरवाइज एज यू मेंशन कि कश्मीर में क्या इंडस्ट्रियलिस्ट, आपके जो इकोनॉमिक सिस्टम है, आप कीजिए ना। बहुत सारे लीग्स हैं लोकली। न्यू दिल्ली में भी कोई लीग होता होगा, झारखंड में भी कोई लीग होता होगा, मुंबई में तो बहुत होते हैं, बाकी जगहों पे भी होते हैं, सब जगह होते हैं, तो आप वहां पे कीजिए। लेकिन जब आप इंटरनेशनली जा रहे हैं रिकग्निशन के लिए, दैट शोज द इंटेंशन कि नहीं हमें उसको इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना है। वहां पर इशू हो जाता है। जब आप इंटरनेशनली लेके जाएंगे, बाकी खेलिए, खिलाइए, अच्छे से कीजिए, कश्मीर में कौन मना कर रहा है? नहीं देखें, बिल्कुल सिक्योरिटी प्रॉब्लम तो पाकिस्तान में रहा है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल टीम्स यहाँ पर नहीं आ रही थी, और बल्कि पाकिस्तान की अपनी क्रिकेट भी आप जानते हैं कि दुबई में जाके खेल रहे थे। लेकिन अब थोड़े से हालात बेहतर हुए हैं और इसको इसी वजह से आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप लोगों ने कुछ गलत नहीं किया, आप लोग गिल्टी फील नहीं कर रहे 5 अगस्त को लेकर, तो फिर क्यों घबरा रहे हैं सर? यहाँ पे खेलने दें इन लोगों को, क्रिकेट खेल रहे हो। वैसे भी शाहिद आफरीदी, वैसे तो मैं उनकी फैन नहीं हूँ, लेकिन ये कि वो जहां तक मैंने देखा और सुना है तो वो सिक्सर वगैरह बहुत मारते हैं। हो सकता है इसमें भी मार दे, बॉल आपकी साइड के कश्मीर पे आ जाए तो वापस कर दिएगा। उससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन थोड़ा सा पॉजिटिव हमें रहना पड़ेगा, पॉजिटिव सोचना पड़ेगा और कोशिश करनी पड़ेगी कि हम जो है वो आगे बेहतर कुछ लेकर आ सकें। लास्ट कमेंट आपका जी। अर्जुन, जो आपको मैं बात कर रहा था, ये अगर आपके व्यूअर्स ये डॉक्यूमेंट देख पाए, ये पाकिस्तानी पीसीबी की तरफ से है। आई ट्राई टू मेक इट बेटर। इज इट विजिबल? नॉट रियली, बट तो आप बता दीजिए तो वो अंडरस्टैंड कर लेंगे थोड़ा बहुत। ये डॉक्यूमेंट है, ये 14 जून का है 2021 का। ये डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटर्नल रिसोर्सेज श्रीलंका ने लिखा है।
Mr. Tanveer Ahmed, Deputy High Commissioner of Islamic Republic of Pakistan in Colombo. ये डिटेल्स दे रहे हैं कि किस करेंसी में पैसे देने हैं. PKR 52 million from the Islamic Republic of Pakistan. मैं आपको ऑपरेटिव पार्ट बताता हूँ. This refers to the TPN dated 1st June 2021 from the Pakistan High Commissioner in Colombo requesting details about the mode of payment of the above reference. Accordingly, ये डिटेल्स दिया गया है कि इस बैंक में डाल दीजिए, इतना अकाउंट में डाल दीजिए. ये है, ये ऑफिशियल डेटा है. कॉपी गया है सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड सीसी है सेकंड सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स. अब आप बताइए, ये PKR 52 मिलियन दे दे के आप स्पोर्ट्स के खिलाड़ी लेके आ रहे हैं. मैं क्या कर रहा हूँ, आपको मना नहीं कर रहा है कोई. आप मारिए. जो आप अफरीदी की बात कर रहे हैं, छिक्के में छक्के मारता है, वो बहुत डक पे भी आउट होता था. आप इतना क्रिकेट नहीं देखते हैं, मैं इतना देख चुका हूँ, मुझे पता है. बहुत ज्यादा जीरो पे आउट होते हैं वो, है ना. बहुत हुए थे, अब तो चलिए वो क्रिकेट में नहीं है. वो मे बी गुड इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट, बट इंटेंशन कहाँ पर है. अभी आप कश्मीर में आप लीग ऑर्गेनाइज कीजिए, कौन रोक रहा है. आप वहां पर POK में कुछ और स्पोर्ट्स फैसिलिटी करना चाहते हैं, लोगों को खेलना खिलाना चाह रहे हैं, जब तक टेरिटरी डिस्प्यूटेड है, नो प्रॉब्लम. जब आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चले जा रहे हैं कि नहीं, ये रिकॉग्नाइज कीजिए, तो फिर इंटरनेशनल लेवल पर तो ऑब्वियसली हु इज गवर्निंग दैट पर्टिकुलर लैंड, दैट रीजन कम्स इनटू पिक्चर. अभी आप बताइए, इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन आर्मी या BSF कश्मीर में कोई अगर 4 बच्चे क्रिकेट खेल रहे होंगे तो हम जा रहे हैं गोलीबारी करने? हम नहीं जा रहे. आप खेलिए ना, खिलाइए, कौन मना कर रहा है. इंटरनेशनली इट्स अ टेरिटोरियल इंटीग्रिटी इशू. जैसे कि मैंने कहा कि पाकिस्तान का अपना एक IPL का पैरेलल लीग है. हम तो नहीं गए रोकने के लिए. अगर वहां पे कोई कश्मीरी खिलाड़ी भी, आपके POK से भी अगर कोई खिलाड़ी वहां पर जा रहा होगा, हम तो नहीं गए. वो खिलाड़ी नहीं जा सकता, POK वाला वहां पर नहीं खेल सकता. बट आप उसी स्पेसिफिक रीजन को लेके आपने इंटरनेशनली बवाल करना है, तो ये पाकिस्तानी अवाम को सोचने की जरूरत है कि शाहिद अफरीदी टाइप्स क्या करने की कोशिश कर रहे हैं. अभी तक कोई PCB से रिस्पॉन्स नहीं आया. शोएब अख्तर खुद बोल रहे हैं कि भाई साहब, PCB अपने इंटरनल प्लेयर्स को तो NOC दे नहीं पा रहा है, अपने प्रोसेस कर नहीं पा रहा है. आप चले जा रहे हो इंटरनेशनल लेवल पे, इसको लाना है, उसको लाना है. कहाँ से लेके आ जाओगे? जब नेशनल लेवल पे कोई चीज सक्सेसफुल नहीं हो पा रही, तो रीजनल लेवल पे कहाँ पे हो पाएगी? तो कश्मीर इशू है यहाँ पर, क्रिकेट इशू नहीं है. इसी फोकस के साथ में अवाम को सोचने की जरूरत है वहां पर कि क्या किया जा रहा है, क्या उनका इस्तेमाल हो रहा है इस पॉलिटिक्स को. कोई एक है, जैसे इमरान खान ने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया. अब शायद अफरीदी को लगता है कि अगले प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे. उनको पता नहीं ना, वो ऐसे थोड़ी बनते हैं. आर्मी और ISI कर रहे हैं, DG-ISPR का बहुत चक्कर मारते रहते हैं, सारे फंड रेजिंग इवेंट्स करते रहते हैं. वो इट इज विजिबल. बट द पॉइंट हियर इज, आप इस्तेमाल मत कीजिए. अगर आपको रियली टैलेंट करना है, लगाइए ना क्रिकेट अकेडमीज, वहां पर अच्छे पाकिस्तान के नेशनल प्लेयर्स निकालिए. एज आई सेड, इंडियन आर्मी नहीं गई इंटरनेशनल लेवल पे. इंडियन आर्मी भी यहाँ पर कश्मीर में लीग ऑर्गेनाइज करती है. बहुत अच्छे टैलेंट्स निकल रहे हैं. कोई ढोल नगाड़े नहीं पीटे गए, कोई इंटरनेशनल लेवल पे गया नहीं, क्योंकि इंटेंशन यहाँ पर क्रिकेट को बढ़ावा देना है. क्रिकेट इज द फोकस, कश्मीर इज नॉट. एंड इन POK जो कश्मीर लीग की जा रही है, वहां पे कश्मीर इज द फोकस, क्रिकेट इज नॉट. बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगेन वही बात है कि हमें इस चीज को सॉल्व करने की जरूरत है, वरना इसी तरह की बातें होती रहेंगी और एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लगाते रहेंगे. बहुत शुक्रिया आशीष कि आपने ज्वाइन किया. थैंक यू सो मच, सो काइंड ऑफ यू. Thank you Arzu for inviting me again, and thank you so much to your viewers for hearing me out again. Thanks. थैंक यू.